हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे क्लास सिक्स की सोशल स्टडीज की बुक, जिसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन में ये समझा कि कैसे हम अंतरवैयक्तिक संबंधों के माध्यम से हर एक चीज को समझ सकते हैं। साथ ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को मिला के पांचों विषयों को मिलाकर हम कैसे पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के ही उप विषय इसे कह सकते हैं। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आपका नृ विज्ञान शास्त्र, ये सब अभी आपके हिस्से में या सिलेबस में नहीं है, तो हम उधर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी हमें जरूरी लगता है उससे संबंधित सूचना हम आपको जरूर देंगे। ये है हमारा पहला चैप्टर, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसका स्पष्ट मतलब है ये समझने के लिए कि पृथ्वी को अगर हम समझेंगे तो उसे अक्षांश और देशांतर के क्रम में हमें समझना होगा कि किसी भी विशिष्ट स्थान की क्या महत्ता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के अक्षांश क्या है, वहाँ की ऊंचाई क्या है, वहाँ पे जनसंख्या अगर रह रही है तो किन निर्धारित करने वाले कारकों के कारण वहाँ पर जनसंख्या का स्थायी बसाव है, वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं। इन सब चीजों को हम भूगोल में पढ़ेंगे। इसका मुख्य मतलब यही है। स्थानों की स्थिति से मतलब ये है कि किसी भी स्थान के बनने के पीछे के भी कुछ भौगोलिक कारण होते हैं। जैसे पृथ्वी एक दिन में नहीं बनी है। अगर पृथ्वी बनी है तो वो एक प्रक्रिया का परिणाम है, एक प्रोसेस का आउटकम है। तो ठीक उसी तरह पृथ्वी में जितने भी स्थान हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, सबके बनने का एक क्रम है। उसको जब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इरोजन, डिपोजिशन, डेनुडेशन। इन सब चीजों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ पर ग्रीनविच माध्य रेखा है, कहाँ पर भूमध्य रेखा है, कहाँ पर आपकी कर्क रेखा है और कहाँ पर मकर रेखा है। ठीक इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो स्थिति के अनुसार स्थानों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये एक कोटेशन दिया है जो आर्यभट्ट ने लिखी है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि कालांतर में जैसे जैसे खोज होती गई हमें पृथ्वी के संबंध में और जानकारी मिलती गई। जैसे अब तक हमें पता है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है। लेकिन बात यह है कि जब मशीनें विकसित हो गईं, जब हमारे पास तरह तरह के उपकरण मौजूद थे तो बड़ा आसान था पृथ्वी को समझना। लेकिन उस समय जब आर्यभट्ट जी ने ये दिया था, जब ये कोटेशन दिया, तो उस समय उनकी समझ का स्तर कितना व्यापक था ये आप समझ सकते हैं। आज हमारे पास सोनार वेव्स हैं जिनके माध्यम से हम समुद्र की गहराई तक चीजें पता कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाने का प्रयास करेंगे या पृथ्वी की अपर सरफेस से नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा दूर तक जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो भी बिना तकनीक के सहारे के आप ज्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे। आज वर्तमान में ग्रहों को, नक्षत्रों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हर तरह के यंत्र या उपकरण उपलब्ध हैं। किंतु प्राचीन या पुरातन समय में लोग अपनी समझ और विवेक के आधार पर इन चीजों का निर्धारण करते थे और समाज को बताने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए आपको हो सकता है ध्रुव तारा है। जैसे लोग रात्रि के समय नेविगेट करने के लिए नॉर्थ पोल स्टार को देख के उसी के माध्यम से नेविगेट करते थे। अगर समय बताने की बात है तो लोग केवल सूरज और परछाई को देखकर एक सही अनुमान समय का देने में सक्षम थे। हालांकि फिर धीरे धीरे घड़ी विकसित हो गई, देशांतर में बंट गया, उसको बंटने की वजह से हमारे पास समय का सही कालानुक्रम आ गया। तो कहने का मतलब है आर्यभट्ट ने उसी समय ये बता दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। इसका मतलब अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में आपकी गैलेक्सी आती है, उस गैलेक्सी में आपके सारे सोलर सिस्टम आते हैं, सारे प्लैनेट्स आते हैं। उन सारे प्लैनेट्स में से एक आपका पृथ्वी है, जो कि यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। उसके आगे बताया है कि जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है।
इसका क्लियर कट मतलब है ये आपकी महासागरों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का मतलब महाद्वीप से संबंधित है। अग्नि का मतलब आपके मैग्मा से हो गया जो पृथ्वी का निचला हिस्सा है, और वायु का मतलब आपके एटमॉस्फेयर से हो गया। तो मतलब आर्यभट्ट ने उसी समय ये बता दिया था कि पृथ्वी इन 4 तत्वों से मिलकर बनी है, साथ ही यह गोलाकार है। यहाँ पर सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। इसका मतलब आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी में जितने भी हैं पशु पक्षी वो केवल स्थल भाग पर नहीं है, जलीय भाग में भी ऐसे बहुत से प्राणी या जीव मौजूद हैं जिनकी जानकारी हमें कालांतर में मशीनों के विकास के बाद होती गई है। आगे आते हैं तो ये एक मैप बना है पुराने समय का, जिसमें अलग अलग द्वीपों के माध्यम से जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, पैंथालासा, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पृथ्वी पहले एक टुकड़ा था और वो आपस में विभाजित हुआ, धीरे धीरे सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसको पूरे क्रम से हम समझेंगे। लेकिन जब मैप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, कहने का मतलब लोगों ने तब ये मानना शुरू किया कि पृथ्वी गोलाकार है, जब वो एक जगह से जाते थे और दूर कहीं उनको नाव का जो मस्तूल है वो दिखाई देता था। इससे उन्हें पता चला कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, हर जगह समतल नहीं है। इसी क्रम में धीरे धीरे जब नई नई जगहों की खोज हुई, कहने का मतलब एक समय ऐसा था कि आप जमीन पर रह रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपसे दूर कोई दूसरे लोगों के, प्राणियों का अस्तित्व भी है। उदाहरण के लिए अगर पुर्तगाल के लोग भारत ना आते तो वो कभी ये नहीं जान पाते कि एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप नाम की भी कोई जगह है। अगर यूरोपीय लोग खोज करते हुए अपने पश्चिम की ओर नहीं जाते तो उनको कभी नहीं पता चलता कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसी जगह भी है। तो धीरे धीरे मानचित्र में विकास होता गया और धीरे धीरे परिवर्तन के साथ एक नया मैप तैयार होता गया। हालांकि वर्तमान में तो अब तकनीक है, सैटेलाइट होने की वजह से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि पृथ्वी का आकार क्या है, कहाँ पे कैसी परिस्थितियां हैं, जबकि पहले ये संभव नहीं हो पाता था। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र का मतलब है मानचित्र, जिसका स्पष्ट तौर पे मतलब है मानकों के आधार पर बनाया गया चित्र। मानक का मतलब है किसी स्टैंडर्ड या किसी पैमाने या किसी मेजरमेंट के आधार पर जो चित्र बनाया गया है उसी को कहा गया है मानचित्र। मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? तब सवाल ये है कि हमें किसी भी परिदृश्य को, वस्तु स्थिति को या भू आकृति को एक तरह के मानक में ढालकर उसका चित्र बनाने की क्या आवश्यकता है? उसका सीधा सा अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमें उस चीज की जानकारी हो, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने नाक की सीध में 100 किलोमीटर चले जाएं और आपको नहीं पता कि आगे कुछ दूर बाद नदी है, तो आप उस नदी को कैसे पार करेंगे? पैदल चल के तो जा नहीं सकते, घर से आपको कुछ पता नहीं है, नाव आप लेके नहीं गए, और लेके भी कैसे जाएंगे? तो सीधी भाषा में मानचित्र का जो उपयोग है वो यही है कि हमें उस स्थिति से हम पहले से अवगत हों और वहां पर आसानी से हम नेविगेट कर पाएं। इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसको हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। अक्सर आप सुनेंगे मिलिट्री के लिए या एरियल सरफेस के लिए या एरोप्लेन के लिए एक वर्ड यूज होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर आपको सही जगह से पता है तो उस पर्टिकुलर प्लेस को आप स्पॉट कर सकते हैं। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिया जाए तो उस पर्टिकुलर प्लेस को आप स्पॉट करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं, उस जगह तक उतर सकते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी या किसी भी मिलिट्री में आपको ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं? हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी को कैसे देशांतरों में बांटा गया है, किस आधार पर हम समय लेते हैं। अगर भारत है तो 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है? 0 डिग्री ग्रीनविच वेधशाला से ही क्यों लिया गया है?
इन सारे प्रश्नों को धीरे धीरे अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यही दिया है कि अगर आप किसी एक जगह की यात्रा करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अपने घर से निकलकर विद्यालय तक जा रहे हैं, स्कूल तक जा रहे हैं, और घर से निकलकर आप कोचिंग जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता कि आपको कहाँ जाना है? वो इसलिए पता है क्योंकि आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज करते हैं और एक ही जगह बार बार जाने की वजह से आपको रास्ता पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपको जम्मू कश्मीर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? किस दिशा को आप पढ़ना शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, उसकी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, रास्ता किस प्रकार का है, ये सारी चीजें आपको मानचित्र के माध्यम से पता चलेगी। ठीक उसके अलावा आप जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन रास्तों के बारे में अगर आपके पास समुचित रूप से जानकारी है, तभी आप वहां पर नेविगेट कर पाएंगे। जैसे रास्ते में क्या आपकी रेलगाड़ी पड़ने वाली है? अगर रेलगाड़ी पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर पटरियां होंगी। क्या आप किसी बैंक में जाना चाहते हैं, तो आप किस मार्ग का अनुसरण करेंगे? या आप बाजार जाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप कौन सा मार्ग चुनेंगे और क्या रास्ता होगा आपका? यहाँ पर समझ लीजिए 4 दिशाएं बताई गई हैं। ये है आपका उत्तर, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका दक्षिण और ये है आपका पूरब। इन 4 दिशाओं के माध्यम से व्यक्ति आराम से नेविगेट करता है। पूरब पश्चिम उसे पता चल जाता है, जहां से सूरज उगता है और जहां सूरज अस्त होता है उस जगह को पश्चिम कहते हैं। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कैसे जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और रास्ते में क्या चीजें पड़ेंगी। मैप बनाने के लिए किसी भी तरह के अगर एक मानचित्र बनाना है, कोशिश करिए कि आप अपने दोस्त को एक नक्शा बना के दें जिसमें आप ये बताएं कि तुम्हें स्कूल से निकलकर मेरे घर तक कैसे पहुंचना है। कोशिश करिए आप लोग आपस में कि अगर एक बच्चे को या किसी भी बच्चे को या आपको वहां से निकलकर स्कूल से निकल के घर तक जाना है, तो और आपका दोस्त अपरिचित है उन रास्तों से, तो आप उसे क्या मैप बना के देंगे? कोशिश करिए रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। क्या नदी पड़ेगी, क्या पुल पड़ेगा, क्या रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगी, या रेलवे ओवरब्रिज पड़ेगा, या कोई बैंक पड़ेगा, या कोई हॉस्पिटल पड़ेगा, या कोई प्रशासनिक बिल्डिंग पड़ेगी। क्या क्या चीजें रास्ते में पड़ेगी, कैसे होते हुए वो आपके घर तक पहुंचेगा। तो आप कोशिश करिए एक मैप बना के उसे दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल मैप दिया हुआ है जिसमें एक साथ दिया है आवासीय भवन है जिनकी आपस की सड़कें मुख्य रूप से मिलती है। यहाँ मुख्य रूप से ये नीला सिंबल का मतलब है ये जल को इंगित कर रहा है। जहाँ भी ब्लू वाटर सिंबल यूज किया जाएगा इसका मतलब है कि वो किसी न किसी वाटर को डिनोट कर रहा है। तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, नदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका नदी को क्रॉस करते हुए ये आपका रेलवे लाइन का सिंबल बनाया हुआ है जहाँ पर रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपकी ट्रेन आके रुकेगी। उन्हीं रास्तों को आगे कनेक्ट करते हुए दिखाया है जो कि हॉस्पिटल से जुड़े हैं, और वही रास्ता आगे जाकर प्रशासनिक भवन यानी कि नगर पंचायत तक जाता है। एक सड़क बाजार को होते हुए आपकी आगे बैंक तक जाती है और वही सड़क आगे पार्कों को जोड़ती है और कुछ सड़क संग्रहालय को जोड़ती है। तो कहने का मतलब जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में ही पूछा था कि सड़क की क्या भूमिका है या वहां पर सड़क किसने बनाई होगी। वो चित्र याद है जो आपने देखा था? उस चित्र में यही पूछा था कि घर बना है उसके बगल में सड़क किसने बनाई होगी। तो यहाँ पर ये मैप बना के समझाया है कि सड़क ही वो एकमात्र माध्यम है जो हर चीज को आपस में जोड़ती है और लोगों को मौका देती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह सुगम रूप से आवागमन कर सकें। मानचित्र को एक मार्गदर्शक माना जाता है जो ये पता लगाने के काम आता है कि उस स्थान की स्थिति क्या है। मतलब जहां आप जाना चाहते हैं वो जगह मानचित्र के आधार पर ही तो आप समझेंगे। मान लीजिए आप घर से निकल के बाजार जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किन रास्तों से होते हुए बाजार तक पहुंचेंगे। अब आपको कोई काम बैंक में है,
तो आप वहां से होते हुए बैंक कैसे पहुंचेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये बताया है कि कैसे विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हुए या दिशाओं के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक है मानचित्र और उसके घटक, मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मुख्य तौर पर ये कहा जाता है कि जो मानचित्र है वो किसी भी एक क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। कहने का मतलब प्रतीकों के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप जिस जगह तक जाना चाहते हैं वहां पर क्या है। कहने का मतलब अगर आपके हाथ में एक मैप दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको फॉलो करते हुए आपको जाना है, तो उसमें बने हुए सिंबल्स के माध्यम से ही आप ये पहचान सकते हैं कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो जगह कौन सी है। कहने का मतलब अगर क्रॉस साइन है तो इसका मतलब वो रेलवे क्रॉसिंग है, अगर वो प्लस साइन है तो वो कोई एम्बुलेंस या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई अगर डॉटेड साइन है तो इसका मतलब वो रोड हो सकती है। तो अलग अलग तरह के सिंबल के माध्यम से हम समझते हैं। कुछ अब मानचित्र के जो प्रकार हैं वो केवल रास्तों के लिए ही नहीं उपयोग होते, उसका जो अन्य प्रयोग है वो जलवायु को समझने के लिए, फसल को समझने के लिए, या किसी क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है इसे देखने के लिए, वर्षा के वितरण को समझने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष को समझने के लिए, किसी राज्य को देखने के लिए। कहने का मतलब है मानचित्र एक प्रतीकात्मक रूप से बनाई जाने वाली पद्धति है, उसके माध्यम से विभिन्न चीजों का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र केवल रास्तों को पता करने के लिए या स्थिति ज्ञात करने के लिए नहीं उपयोग होता, बल्कि अन्य कारकों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा एटलस, एटलस में नीचे लिखा रहता है कि कौन सा मानचित्र का प्रकार है। एटलस मेन जो है कंपाइलेशन ऑफ मैप्स है, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, फिजिकल एस्पेक्ट भी है, उसमें आप देखेंगे तो क्रॉप्स भी है, इरिगेशन भी है, रेन भी है, हर एक चीज का उसमें डिफ्रेंशिएशन के साथ डिटेल दिया हुआ है। अब जैसे एक है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मुख्य तौर पर मतलब होता है वो मानचित्र जो सभी प्राकृतिक आकृतियों को दिखाता है, जैसे आपके पर्वत, महासागर और नदियों को दर्शाते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर कौन कौन से पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे उनका निर्माण हुआ, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, भविष्य में उनको लेकर किस तरह की चिंताएं हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ ही मैप बनता है भौतिक मानचित्र में। नदियां हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, वो नदी किस दिशा से होते हुए बहती है, और उस नदी का जो आखिरी पड़ाव है वो कहाँ पर जाकर के होता है, कहाँ पर वो डेल्टा बनाती है, कहाँ पर वो ज्वार नदमुख बनाती है। ये सब कुछ हम भौतिक मानचित्र में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र का मतलब है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो कि आपस में किसी भी दो राज्य के माध्यम से तय की जाती है। कहने का मतलब ये है, राजनीतिक सीमाओं का मतलब ये है कि राजनीति के माध्यम से या शासन एवं तंत्र के माध्यम से जिन सीमाओं को आखिरी माना जाता है वो राजनीतिक सीमा होती है। जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो प्राकृतिक विशिष्टताओं या गुणों के कारण बनी हुई हैं। कहने का मतलब जैसे उत्तर भारत में हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है, तो ये प्राकृतिक रेखा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं बनी हैं वो राजनीतिक सीमा का उदाहरण है। इसमें राज्यों, नगरों आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को दिखाते हैं। इसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी संदर्भ में विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान की जाती है तो उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है।
अभी आज की क्लास के लिए इतना काफी है। हम अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे कि किसी भी मानचित्र से दिशा कैसे तय करते हैं, उसकी दूरी का पता कैसे लगाते हैं एवं उसके अन्य घटक कौन से हैं। और आपको जो भी नहीं समझ में आता वो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।